नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार व लवण। क्या है? क्लास 10th विज्ञान का अम्ल, क्षार तथा लवण चैप्टर है। इसमें हम इस चैप्टर के सभी 100% महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। साथ के साथ एक ही चैप्टर में, एक ही लेक्चर में इसे पूरा पढ़ने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी कॉपी लेकर इस पूरे लेक्चर को ढंग से पढ़ेंगे ना, लिखते रहेंगे साथ के साथ। चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा एक एक उदाहरण सहित कीजिए। ठीक है, दीजिए। आगे अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या है? आधुनिक अवधारणा क्या है? प्रत्येक को एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। अम्ल क्षार के बारे में बताना है, ज्यादा कोई टफ बात है नहीं। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में, समझो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl HNO3, जैसे HCl HNO3 भाई कैसे देते हैं ये? तो इसको भी समझ लो। HCl जो है जलीय विलयन में, किसमें? जलीय विलयन में क्या देती है? H+ आयन देती है और Cl आयन देती है ना। जो H+ आयन देगा वो क्या कहलाएगा? अम्ल। ठीक है। जैसे हम HNO3 को देखना चाहें तो HNO3 को भी देख लो। ठीक है, किसमें? इसका जलीय विलयन में क्या देगा? H+ और NO3 नेगेटिव आयन। जो H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल। क्या कहलाएंगे भाई? सभी अम्ल। आगे समझना है। किंतु हाइड्रोजन आयन, ये जो हाइड्रोजन आयन है इसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं ना। किंतु हाइड्रोजन आयन जलीय विलयन में स्वतंत्र नहीं रह सकता। ठीक है, यह जल के साथ संयोग करके हाइड्रोनियम आयन, कौन सा आयन? हाइड्रोनियम आयन बनाता है। स्वतंत्र नहीं रहता, जल से क्रिया कर लेता है। क्या होगा? H+ आयन जल से क्रिया करेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, H3O+ बना लेता है। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें समझ आ रही हैं? क्लियर है? अच्छा, हम दूसरी बात भी कह सकते हैं, अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देते हैं। फिर से समझो, थोड़ा सा समझो, क्या समझना है? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? अम्ल। जैसे HCl की क्रिया जल से हम कराएंगे तो H3O+ प्लस Cl नेगेटिव। सेम क्रिया है, बस H2 ऐड कर दिया, यहाँ H+ की जगह हो गया है H3O+। सेम यहाँ H3O+ प्लस NO3 नेगेटिव। क्या है? HNO3 जब H2 से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा? H3O+ और NO3 नेगेटिव। अम्ल समझ आ गया। आगे आती है अम्ल के भौतिक गुण। क्या बात करते हैं? अम्लों के भौतिक गुणों के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानना चाहें, बहुत थोड़ा सा सॉरी, अम्ल जो है वो विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, अम्ल विद्युत के चालक होते हैं, सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करते हैं और क्या करते हैं? हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। ठीक है, आगे अम्ल धातु कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त कर देते हैं। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। फिर से समझो, अम्ल विद्युत के चालक होते हैं, हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। अम्ल किससे? सक्रिय धातुओं से क्रिया करते हैं, हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। और क्या है? अम्ल क्षार की जो क्रिया होती है उससे लवण तथा जल बनता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं ना। अम्ल क्षारकों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। और अम्लों की जो प्रकृति होती है वो संक्षारक होती है। संक्षारक मतलब जंग लगाने का काम करती है, गलाने का काम करती है। किसी भी धातु को अम्ल क्या कर देते हैं? गला देते हैं। देखा होगा किसी चीज को हम गलाते हैं तो उसमें तेजाब डाल देते हैं। तेजाब एसिड ही है, एसिड मतलब अम्ल। ठीक है ना। चलो, उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें समझ रहे होंगे। कुछ अम्ल हैं जिनको हमें थोड़ा बहुत जान लेना है, ये आपकी नॉलेज के लिए ही है, जिनके उपयोग आपको पता होने चाहिए। HCl जो है वो अम्लराज बनाने में है, मेन इसका उपयोग यही है, बाकी कलर में और इसमें सब कुछ है ही। सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज जो है वो विस्फोटक के रूप में है। किसमें है? विस्फोटक बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज करते हैं, पेट्रोलियम के शोधन में भी है। नाइट्रिक अम्ल का सबसे अच्छा जो यूज है वो उर्वरक के रूप में है।
किसके, जो हम लोगों के खात होते हैं उसमें, तथा HCl और HNO3 का मिश्रण ही अम्लराज कहलाता है। तो अम्लराज दोनों में ही कॉमन होगा। ठीक है, बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का जो यूज है वो फलों के संरक्षण में सबसे ज्यादा होता है, इस पॉइंट को आप याद रखना ना। एक और है ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल का यूज चमड़े का विरंजन करने में, विरंजन मतलब चमड़े का कलर उड़ाने में हम मोस्टली इसका यूज करते हैं। बहुत अधिक डिटेल्स में नहीं सीखना है, बस एक बार वीडियो को पुश करो, सारे के सारे पॉइंट पढ़ लो। ठीक है, बहुत इस पे टाइम खराब नहीं करना, क्योंकि हमारा बोर्ड है तो हम और भी चीजों को ध्यान से समझेंगे। दूसरा है क्षारक। क्षारक या क्षार क्या है, क्षारक या क्षार, इसके बारे में ये जानना है कि क्षारक या क्षार क्या होते हैं। बी यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल, जो OH आयन देते हैं वो क्षार। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त और कोई ऋण आयन नहीं देते, मतलब OH आयन ही देंगे और कोई ऋण आयन इसमें नहीं देने वाले। जैसे ये है NaOH और NaOH, KOH, NH4OH। ठीक है, समझो NaOH को समझो, थोड़ी सी खांसी हो गई है ना। NaOH को समझेंगे। NaOH जो है जलीय विलयन में, किसमें, जलीय विलयन में क्या देगा, Na+ और OH नेगेटिव, Na+ और OH नेगेटिव। तो समझ गए क्या कहलाएगा, क्षार। क्षार कौन है, जो जलीय विलयन में OH आयन देता है, क्या कहलाता है, क्षार। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षार की दूसरी भाषा और भी समझनी है। और क्या समझना है, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुल जाएगा। क्षारक समझो क्या है, क्षारक जो जल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, जल, जल में घुला, क्या हो गया, घुल गया, धुल नहीं घुल, तो जो घुल जाएगा वो कहलाएगा क्षार। ठीक है, समझ लो जैसे मिट्टी लें और उसको पानी में भिगोएं, तो अगर जो घुल गई वो कहलाएगी क्षार, और मान लो उसमें पत्थर सा निकल आया वो घुलेगा नहीं। जो नहीं घुला वो क्षारक ही रहेगा, और जो घुल जाएगा उसका नाम हो जाएगा क्षार। ठीक है, तो यही कहना चाह रहे हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील हैं, घुल जाते हैं, उनको हम क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार। जैसे NaOH, KOH, NH4OH ना। अच्छा, इनका कहना यह है कि सभी क्षार क्षारक होते हैं। क्षारक में से जो भी घुल जाएंगे, जो क्षार बनेंगे, वो सभी क्षार ही तो हैं, क्षारक ही हैं। क्षार सभी क्षारक ही हैं। लेकिन क्या सभी क्षारक क्षार होंगे, तो नहीं, क्योंकि जो नहीं घुल रहे वो सिर्फ क्षारक ही हैं, क्षार नहीं कहलाएंगे। आप बिल्कुल सिंपल बिना लॉजिक के समझें, जो घुल रहे हैं, ठीक है, उनको हम क्षार कह रहे हैं, और जो घुले या ना घुले सभी कहलाते हैं क्षारक। ठीक, तो सभी क्या समझना, सभी क्षारक क्या नहीं हो सकते, क्षार नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि सभी जल में नहीं घुलते हैं। ठीक है, आगे गुणधर्म। सॉरी, गुणधर्म के बारे में बात करें तो क्षारक जो हैं वो विद्युत के चालक होते हैं। पहली बात ये पता होनी चाहिए, क्षारक जो हैं, क्षारक या क्षार, क्षार बस जलीय विलयन वाले कहलाएंगे ना। क्षारक विद्युत के चालक होते हैं और केवल कुछ धातुओं के साथ, सभी के साथ नहीं, कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। क्षारक जो है कुछ धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। अच्छा, क्षारक और अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है, लवण और जल बनाते हैं। ये तो हमें पहले से मालूम है। ठीक है, आगे जल में विलेय क्षार को, जल में विलेय क्षारकों को हम क्षारक कहते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, जो जल में घुल जाएगा उसे क्षार कहते हैं। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है, अब इनके कुछ के उपयोग जान लो। ठीक है, कहाँ कहाँ उपयोग है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो हम मोस्टली यूज करते हैं व्यंजक चूड़ बनाने में यूज करते हैं। अभी व्यंजक चूड़ पर आएंगे, वहां यूज हो जाएगा। और मिट्टी की अम्लीयता, जहां कहीं भी मिट्टी अगर एसिड वाली है तो वहां हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं ना। दूसरा, कास्टिक सोडा का जो यूज है वो मोस्टली यूज होता है साबुन बनाने में। आप इन बातों को नोट करते रहेंगे, सभी नहीं याद करने हैं, बस इसको समझते चलो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में, मुलायम साबुन बनाने में हम किसका यूज करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ही यूज करते हैं। अच्छे से समझ लेना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा बनाने में भी, व्यंजक चूड़ बनाने में भी ना इसका यूज किया जाता है। यहाँ तक सारी बातें समझ आ रही हैं। आगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसमें याद रखना पेट की अम्लीयता दूर करने में, किसमें, पेट की जो एसिड बन जाता है पेट में, तो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ही यूज करते हैं।
आगे है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो रबड़ के पूरक के, रबड़ की जगह हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। आगे लवड़ किसे कहते हैं, हमारा जो पॉइंट है वो है लवड़। क्या है, लवड़ किसे कहते हैं या लवड़ क्या होते हैं, आपको ये भी जान लेना है। महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा कर ही रहे हैं ना, समझो। लवड़ क्या है, अम्ल और क्षार से अलग होंगे, बस इतना ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, अम्ल और क्षार से अलग होंगे। कैसे अलग होंगे इस पर चर्चा करते हैं। वे पदार्थ जिनमें जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त, किसके, हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई अन्य धनायन तथा हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त अन्य कोई ऋण आयन हो, मतलब H+ आयन ना हो और OH आयन ना हो, उसको हम कहेंगे लवड़। ऐसा पदार्थ जिसको हम आयनित करें, आयनों में H+ आयन ना हो धनायनों में, और ऋण आयनों में OH आयन ना हो, और कोई सा भी आयन हो, वो कहलाते हैं हमारे लवड़। जैसे ये कह रहे हैं जिंक सल्फेट ZnSO4, चेक कर लो, ZnSO4 जब ये आयनित होगा तो क्या बनेगा, Zn+2, और क्या बन जाएगा, SO4 -2 ना। तो कहीं भी ना H+ आयन है ना OH आयन है, लवड़ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लवड़ कहलाएगा ना। ठीक है। जैसे NaCl, CuSO4, KNO3 और NH4Cl सभी लवड़ के ही उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें किसी में भी ना H+ आयन है ना OH आयन है। ठीक है। अगर हम इस डिटेल्स पर जाएंगे तो H+ OH आयन मिल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल परिभाषा ये कहती है। यहाँ तक सारी बातें समझ आ रही हैं। आगे इनका कहना है, क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर साल सा आता है पेपर में। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए या 1 उदाहरण दे दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको बस समझना है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। किसी अम्ल तथा क्षार की क्रिया के फलस्वरूप, क्या है, यदि हम समझो अम्ल एवं क्षारक, क्षारक या क्षार कोई भी ले सकते हैं, कि क्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। क्या, लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, तथा इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझो, जैसे अम्ल है HCl + NaOH, अम्ल, एसिड और बेस, क्षार, क्षार या क्षारक जो भी आप बोले ना, इनकी जब हम क्रिया कराते हैं तो NaCl निकल जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, NaCl, ये रहा NaCl, NaCl बनेगा और H2O निकल जाएगा। क्या बचा रह गया, वही देखो H2O, तो क्या बन गया, लवण और जल। क्रिया क्या कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एक और उदाहरण लिखना हो तो हम HCl की क्रिया KOH से करा सकते हैं, या HCl की क्रिया H2SO4 से भी करा सकते हैं ना, उससे CaSO4 से, या फिर कुछ और करा देंगे। पहले इसको कर लेते हैं ना, क्या है, KCl निकल जाएगा प्लस H2O निकल जाएगा ना। अच्छा, अगर कोई और करना हो तो जैसे इसकी क्रिया H2SO4, ये तो हो गया अम्ल, इसकी क्रिया किसी क्षार से करा दो, जैसे करा दो NaOH से ही करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, NaOH से करा दें। ठीक है, ये हो गया अम्ल, ये हो गया क्षार। जब हम आपस में क्रिया कराएंगे तो इसके लेने पड़ेंगे हमें 2, क्या प्राप्त हो जाएगा, Na2SO4 + 2H2O ना। ठीक है, कोई भी क्रिया करा सकते हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं, आपकी बुक्स में कोई भी पढ़ लेना ना। ऐसे तो यहाँ से सारी चीजें क्लियर हैं, उन्होंने 2 कहा था, हमने 3 बता दिए ना। चलो आगे बात करते हैं, पीएच की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, आप साथ के साथ कमेंट भी करते रहेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है उसकी कमेंट करते रहेंगे, क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, आगे पीएच की परिभाषा दीजिए। पीएच होता क्या है, आगे कह रहे हैं इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रता से क्या संबंध है, संबंध पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, पीएच मूल्य क्या है, यही पूछ रहे हैं, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, हमारी लाइफ में क्या यूज है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पीएच मान से आप क्या समझते हैं, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण क्या होता है, ये भी आपको बताना है ना। चलो सबसे पहले पीएच को ही जान लें, बार बार ये पीएच बोल रहे हैं ना, समझो। क्या है, पीएच अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में, पीएच जो है अम्ल या क्षार के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की, किसकी, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने की इकाई है। क्या मापते हैं इसके द्वारा,
हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। कैसे मापते हैं तो समझो, किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम का लघु गुणक होता है, व्युत्क्रम का लघु गुणक होता है। अच्छा, यहां से याद रख सकते हैं पीएच बराबर होता है -log10 और H प्लस। क्या होता है पीएच बराबर होता है -log10 H प्लस, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log1/H प्लस। ठीक है, जो भी परिभाषा, जो भी फॉर्मूला अच्छा लगे उसे हम लिख लेंगे, ये मोस्टली यूज हो जाता है ना। H प्लस आयन क्या है, ये कोष्टक, और H प्लस आयन का मतलब ये है H प्लस आयनों का मोल प्रति लीटर में सांद्रण ना। ये जो बड़ा कोष्टक दे रखा है इसका मतलब क्या है ना, क्या है इसका मतलब ये है कि H प्लस आयनों का मोल प्रति लीटर में सांद्रण। साथ के साथ एक महत्वपूर्ण बात और याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है, शुद्ध जल का हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण कितना होता है, 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर। इस वैल्यू को याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। क्या शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण कितना होगा, शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर होता है। ठीक है, आगे आती है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, हमारी लाइफ में पीएच वैल्यू की आवश्यकता क्या है, कहाँ हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये कह रहे हैं पौधों एवं जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। हमको ये याद रखना है कि हम का मतलब हम जो आते हैं वो जीव जंतुओं वाली श्रेणी में आते हैं, साथ के साथ जो पौधे होते हैं, इन सभी के लिए जीवित रहने के लिए हमारे शरीर का पीएच 7 से 7.8 होना चाहिए। मतलब हमारा शरीर कैसा होना चाहिए, क्षारीय, अम्लीय होगा तो गल जाएगा ना, कैसा होना चाहिए 7 से 7.8 के बीच होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, जब नदी का जल, जब अम्लीय वर्षा होती है, गंदगी हो जाती है, अम्लीय वर्षा हो जाती है, ये कह रहा है जब नदी के जल का पीएच अम्लीय वर्षा के कारण, कैसा, अम्ल की वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा के कारण कैसा हो जाएगा, 5.6 से कम हो जाए, पीएच मान कितना हो जाए 5.6 से कम हो जाता है, तो जलीय जीवधारियों का उत्तर जीविका कठिन हो जाती है। आपने सुना होगा कुछ जगह ऐसा होता है अम्लीय वर्षा होती है, अम्लीय का मतलब उसमें तेजाब की मात्रा होती है बारिश में। ठीक है, जब वो जल में जाती है, नदियों में जाती है, और नल का जो पीएच वैल्यू है, नदियों का जो पीएच वैल्यू है अगर 5.6 से कम हो जाए तो उसमें मछलियां और जो भी जीवधारी हैं उसमें वो सभी धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है हमारे पाचन में भी इसका महत्व है। पाचन में क्या महत्व है, पाचन में जो है खाने को पचाने के लिए HCl पाया जाता है, एसिड खाने को पचाने में काम करता है, HCl जो है पाचन में सहायता करता है। अब अपच की स्थिति में, कब, जब अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। जब मान लो कोई आप खाया, दावत हुई, आपने एकदम टेस्टी खाना खाया पेट भर के, और फिर तुम्हें लगा कि कुछ और खा लेते हैं, होता ही है, ऊपर से वो भी खा लिया, अब पेट में कुछ पच नहीं रहा, तो हमारा जो उदर है वो क्या करेगा, अधिक से अधिक इसमें एसिड भेजेगा, अम्ल ज्यादा भेजेगा कि जल्दी से पचा दो। ठीक है, तो पेट में बन जाएगा क्या, देखा खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं, वो एसिड बनता है, क्या उत्पन्न होता है, अम्ल उत्पन्न हो जाता है। ठीक, अब जब अम्ल उत्पन्न हो जाएगा तो दर्द होगा, जलन होगी, क्या होगी, इस चीजें होंगी। अब हम चाहते हैं कि जल्दी से उस खट्टी डकारों को ठीक किया जाए, तो सुना है इनो 7 सेकंड में काम करे, क्या काम करती है वो, तो काम ध्यान रखना क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का घोल हम पी लेते हैं। किसे पी लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं इसे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के घोल बनाते हैं हम और उसे पी लेते हैं। पीने से क्या होता है, पेट की जो अम्लीयता है वो दूर हो जाती है। ठीक है, और क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं, इसे प्रति अम्ल भी कहते हैं, अम्ल को मारने वाला। ठीक है, क्योंकि यह अम्ल के प्रभाव को कम कर देती है। सारी बातें समझ आ गई। जब भी पेट में खट्टी डकारें बनेंगी, क्यों बनती हैं, क्योंकि पेट में HCl की मात्रा अधिक हो जाती है। कब हो जाती है, जब पचने वाली स्थिति ना हो, अपच की स्थिति होती है, तो हम किसका यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पॉइंट को नोट कर लेना कहीं भी। ठीक है याद रखना, सारी चीजें यहाँ से तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स अगर इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मॉडर्न विज्ञान नाम से है, या इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, वहां से इसकी PDF भी मिल जाएगी,
उसको ज्वाइन करके वहां से मिल जाएगा ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे बात करते हैं पीएच परिवर्तन के कारण दांत अगर जब पीएच वैल्यू 5.6 या 5.5 से कम हो जाएगी, यहीं से डायरेक्ट ही समझ लो, तो क्या होगा, हमारा जो दांत सबसे मजबूत होता है दांत, ठीक है, याद रखना, दांत जो है ये कह रहा है दंत क्षय का, ध्यान से समझो क्या है, ये कह रहे हैं 6 दंतों का इनेमल मतलब दंत बल्क कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। हमारे शरीर का सबसे कठोर जो पदार्थ है वो दांत की ऊपरी परत, या इसको बोल सकते हैं इनेमल ना। मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, दांत धीरे धीरे खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण दांतों मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया हैं। क्या है? बैक्टीरिया के कारण, जो भोजन के पश्चात मुंह के अपशिष्ट भोज्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। कहते हैं ना, सुबह और शाम 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शाम के टाइम जो हमारा खाना दांतों में फंसा रह जाएगा, उसको बैक्टीरिया नष्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? अम्ल उत्पन्न कर देंगे। क्या उत्पन्न कर देंगे? अम्ल। और ये अम्ल क्या करेगा? ये दांतों को क्षय कर देगा, दांतों को धीरे धीरे नष्ट कर देगा, और नष्ट कर देगा तो फिर हमारे दांत खराब हो जाएंगे। बचने का तरीका तो एक ही इलाज है, दांतों के क्षय को रोकने के लिए क्षारकीय दंतमंजन। कभी देखा है जब पेस्ट को हम खाते हैं, खाते तो सभी हो, तो जब उसको खाते हैं तो कैसा लगता है? क्षारीय। कैसा होता है वो? क्षारीय। खट्टा मीठा नहीं होता, मीठा तो हो सकता है लेकिन कैसा नहीं होता? खट्टा नहीं होता। तो समझना है कैसा होता है उसका स्वाद? क्षारीय। अब उसको मीठा भी करने लग गए हैं ना, कि आपके टूथपेस्ट में नमक है या क्या है। ठीक है, टूथपेस्ट का उपयोग करना चाहिए बिना किसी सोचे समझे ना। ये कह रहे हैं जिससे अम्ल की जो आधिक्य है वो उदासीन किया जा सके, जिससे दंत क्षय को रोका जा सके, उससे दांतों का क्षय नहीं होने वाला। आगे ये कह रहे हैं पशुओं तथा पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। जैसे मधुमक्खी है, जब हमें काट लेती है तो हमें खुजली सी होती है और उस जगह सूजन हो जाती है और प्रॉब्लम, दर्द भी होता है। तो ये कह रहे हैं मधुमक्खी डंक मारती है, तब मधुमक्खी क्या छोड़ती है? का डंक एक अम्ल छोड़ता है। क्या छोड़ देता है? एसिड। ठीक, जो दर्द और ज्वलन का अनुभव कराता है। आगे एक और समझेंगे, मारे गए डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा क्या लगा देते हैं? सोडा लगा देते हैं। सोडा क्यों लगा देते हैं? बात समझना, जो जहां मधुमक्खी काट के जाती है वो अम्ल छोड़ के जाती है, तो अम्ल की क्रिया को खत्म करने के लिए, अम्ल के प्रभाव को नष्ट करने के लिए, हमने बताया था अम्ल की क्रिया क्षार से करा देंगे, लवण बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं यही काम करते हैं। जैसे ही कोई मधुमक्खी काटेगी, हम उसके ऊपर किसी क्षार को लगा लेंगे। क्षार मतलब बेकिंग सोडा, खाने का सोडा लगा लेते हैं। जैसे दुर्बल क्षारकों का उपयोग से आराम मिलता है, हमें क्या मिल जाता है? आराम। अम्ल का प्रभाव नष्ट हो जाता है। नेटल के डंक वाले बाल मैथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं। नेटल जो है वो क्या करता है? मैथेनोइक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण भी हमें क्या होता है? दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पीएच पैमाना क्या है। पीएच के बारे में हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया कि पीएच 5.5 से कम होगा तो क्या होगा? ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। लेकिन होता क्या है तो समझेंगे। पीएच पैमाना अम्लों तथा क्षारकों के जलीय विलयन में, किसमें? अम्लों तथा क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। पीएच क्या करता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापता है। किसकी? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापता है। कैसे मापता है? तो समझो, एक पैमाना होता है, 14 तक उस पर 1 2 3 लिखी होती है। गिन लेना कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14। ठीक है, इनसे शुरू करें। 0 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 ना। कितना हो जाएगा? 13 और 14। अच्छा, बात इसमें बस ये समझनी है, ज्यादा कोई वो नहीं है। 7 जो होता है, ये जो होता है उदासीन। इधर साइड में जब हम आएंगे तो ये हो जाएगा अम्लीय, और जब हम 7 से अधिक जाएंगे तो ये हो जाएगा क्षारीय। अब आपको बस यहाँ थोड़ा सा समझना है, बहुत थोड़ा सा। क्या समझना है? थोड़ा सा समझना, सिर्फ इतना सा ही है कि यदि पीएच वैल्यू
क्या है ये? पीएच पैमाना है। यदि पीएच वैल्यू जो है अगर 7 है तो वो उदासीन है, 7 पर कैसा है? उदासीन। ठीक, और अगर वैल्यू 7 से अधिक है, 7.5 है तो वो क्षारीय, 14 है तो और ज्यादा क्षारीय, 14 पर आएगा प्रबल क्षारीय। कैसा है ये? प्रबल क्षारीय। और इधर अगर हम आ जाएंगे तो इधर हो जाएगा प्रबल अम्लीय। कैसा हो जाएगा? प्रबल अम्लीय। ठीक है, यहां तक समझ आ रही है? हाँ, सारी चीजें क्लियर हैं। चलो अब बात करते हैं हम आगे। वैल्यू इधर कम होगी तो क्या हो जाएगा? अम्लीय, उधर होगी तो क्षारीय। सारी चीजें क्लियर? आगे चलें। अच्छा, पीएच पैमाना सबको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं किस पर? विरंजक चूड़ पर। क्या, कहाँ चलते हैं? विरंजक चूड़। विरंजक चूड़ ये कह रहे हैं, विरंजक चूड़ या क्या है? विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो लिखा हुआ है, अणुसूत्र तथा उपयोग बताइए। ठीक है, इस पर हम चर्चा करेंगे आज साथ के साथ। विरंजक चूड़ के निर्माण का रासायनिक समीकरण लिखें, इसके गुण भी बताने हैं और रासायनिक समीकरण भी लिखना है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, बनाने की विधि, एक रासायनिक गुण लिखना है। सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है तो समझेंगे। CaOCl2, कैल्शियम क्लोराइड ना है, क्या है? हाँ, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसको हम क्या बोलेंगे? विरंजक चूड़ कहते हैं, विरंजक चूड़, या फिर हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। बस इतना सा ही याद रखना है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, आगे बात आती है का रासायनिक नाम, और ये तो सब कुछ हो गया, अणुसूत्र भी हो गया, क्लियर है। आगे कह रहे हैं बनाने की विधि। क्या है? बनाने की विधि। कैसे बनाते हैं भाई, इसको भी जान लो। तो ये कह रहे हैं यह सूखे भुजे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से प्राप्त होता है। सूखा बुझा हुआ चूना, सूखा बुझा हुआ चूना यही होता है। इसकी क्रिया हम क्लोरीन से कराते हैं, जल निकलेगा। क्या निकलेगा? जल। क्या बनेगा? CaOCl2 प्लस H2O। क्या बन गया? विरंजक चूड़। क्या प्राप्त हो गया? विरंजक चूड़ प्राप्त होता है। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही है? महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार ये पूछा हुआ है, तो इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। आगे बात आती है इसकी गुण की। तो गुण में हम जानेंगे ये हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है। कैसा है? हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है जिसमें से क्लोरीन की गंध आती है। भाई क्लोरीन की गंध तो आएगी ही, क्लोरीन से मिलकर बना हुआ है। आगे ये कह रहे हैं इसे जल में घोलकर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है। करा दो, CaOCl2। अगर इसे हम जब जल में घोलेंगे और थोड़ा सा हीट कर देंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और क्या निकल जाएगा? क्लोरीन। अच्छा, जिसकी समझ में नहीं आ रहा वो समझो। जल क्या करेगा? क्लोरीन को निकाल देगा। किसे निकाल देगा? क्लोरीन को। जब ये क्लोरीन निकल जाएगी तो ये O के 2 और H के 2, O के 2 H के 2 और क्लोरीन प्राप्त हो जाएगी, जिससे इसका जलीय विलयन कैसा हो जाएगा? दूधिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रंग कैसा होता है? दूधिया ही होता है, दूधिया ही हो जाएगा। ठीक है, आगे ये कह रहे हैं यह तनु अम्लों से क्रिया करके, कौन? विरंजक चूड़ क्रिया करके क्लोरीन गैस निकालता है। करा के देखें। अगर हम इसकी क्रिया, इसकी क्रिया CaOCl2 किसी अम्ल से करा दें, मान लो H2SO4 से क्रिया करा दें, तो ये कहना चाह रहे हैं क्लोरीन गैस निकालता है। ठीक, क्या निकालेगा देख लो। एक तो CaSO4 बन जाएगा, Ca, यहाँ समझो, Ca और SO4, CaSO4 बन गया। और क्या निकालोगे? एक H2 है, एक O है, एक H2O निकल जाएगा प्लस H2O, और क्या निकल जाएगा? एक निकल जाएगा क्लोरीन। आगे कह रहे हैं प्राप्त क्लोरीन जल से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन निकालती है, जो रंगीन पदार्थ नवजात ऑक्सीजन से क्रिया करके रंगहीन बनाते हैं। अब एक बात समझनी है, ये जो जल और क्लोरीन है ये आपस में क्रिया करते हैं, इस क्रिया को भी समझ लो। H2O प्लस Cl2, एरो क्या बनेगा? 2HCl, और क्या बन जाएगी? एक नवजात ऑक्सीजन। इसे कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। ये नवजात ऑक्सीजन यहाँ समझ लेना थोड़ा सा,
रंगीन पदार्थ से क्रिया करती है। किससे क्रिया करती है? रंगीन पदार्थ से। कौन क्रिया करती है? नवजात ऑक्सीजन। कलर वाले पदार्थ से क्रिया करती है और उसके रंग को उड़ा देती है। क्या बना देगी उसे? रंगहीन पदार्थ। ठीक है, अगर तुम्हें किसी का कलर उड़ाना है तो इस विधि से उड़ा सकते हैं। ठीक है, सारी बातें समझ आ रही हैं। आगे ये कह रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर एसीटोन और अल्कोहल के साथ जल की उपस्थिति में क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। इसको थोड़ा सा बस इसी पॉइंट को आप समझ लेना ना। चलो आगे चलते हैं। आगे है उपयोग। उपयोग जो है एक तो यही है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए हम इसका यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। ऑक्सीकारक के रूप में यूज होता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने में यूज होता है। अभी हम समझा ही रहे थे किसकी क्रिया, ये रही। अल्कोहल और एसीटोन किसी एक से कराएंगे, अल्कोहल से करा दो या एसीटोन से करा दो। ठीक है, कि जल की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। चीनी का रंग सफेद करने में, चीनी का कलर उड़ाने में हमने समझाया अभी तरीका। रंगीन पदार्थ को रंगहीन करने में ना। पेयजल के जीवाणु, जो हम पानी पीते हैं ना, उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर मिला हुआ होता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा याद रखना उसमें से क्लोरीन की सी गंध आती है जब भी हम शुद्ध किया हुआ पानी पीते हैं ना। आगे सूत, लकड़ी की गुदली आदि का रंग उड़ाने में, मतलब व्यंजक के रूप में इसका उपयोग किया ही जाता है। यहाँ तक सारी बातें समझ आ रही हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, वीडियो को थोड़ा सा पुश कर लिया करना, साथ के साथ उसे लिख लिया करना ना, बहुत जरूरी चीज है। हर एक पॉइंट आपको अच्छे से आना ही चाहिए। अब बात आती है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। क्या है? पीओपी, पीओपी। ठीक है, हाँ, बनाने की विधि, गुण व उपयोग लिखी। देखो कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है ना। आगे ये कह रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए। भाई सूत्र तो हमें पता होना चाहिए। आगे ये कह रहे हैं कि इसे जिप्सम से कैसे प्राप्त करेंगे। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? समझो, CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2, या दो तरीके से लिख सकते हैं, CaSO4 डॉट हाफ H2 POP। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाफ लिख लो, अगर हाफ नहीं करना चाहते तो इसके दो लिख लो, एक ही बात हो जाएगी। ये कह रहे हैं जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? पीओपी। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 डॉट 2H2O। क्या है? CaSO4 डॉट 2H2O। जब हम इसे गर्म करते हैं कितने ताप पर? 120 से 130 डिग्री सेल्सियस ताप पर। एक काम करो, इसके दो ले लो, आसान हो जाएगा ना, कठिन क्यों करना। इसके दो ले लो। कितने ले लें? 2 अणु पूरे के। ठीक है, जब पूरे के 2 लेंगे तो इसे बना देते हैं। क्या बन जाएगा? CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। अब समझो, CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट क्या हो गया? H2O। निकल गया। अब बात आती है कि देखो CaSO4 के तो 2 हैं लेकिन जल के थे 4 में से एक निकला है, 3H2O बच गए ना। फिर से समझना, देखो CaSO4 के 2 तो CaSO4 के 2, अब H2O के 2 पहले से हैं, 2 यहाँ है, 4 हो गए। तो 4 का मतलब यह है 1 यहाँ 3 वहां। सबको समझ में आ रहा है? कमेंट करो, आप सभी कमेंट करते रहें। साथ के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप अपने दोस्तों के पास शेयर करो, हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उतनी ही जल्दी लेकर आने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो है वो सफेद रंग का चूड़ है। कैसा है? पीओपी घरों में होती तो है पुट्टी, पीओपी पुट्टी करते हैं, वो पीओपी यही है। ठीक है, आगे जो तेज गर्म करने पर निर्जल CaSO4 में बदल जाता है। अगर हम इस पीओपी को गर्म करते हैं, क्या है? अगर हम इस पीओपी को गर्म करते हैं, ध्यान से समझो, पीओपी कहाँ है? CaSO4 का होल ट्वाइस ना लिखें तो हाफ H2O भी लिख सकते हैं ना, इस बात से परेशान मत होना, सेम ही है। जब हम इसे तेज गर्म करते हैं, क्या करते हैं? तेज गर्म, तो 2CaSO4 प्राप्त होगा और क्या निकल जाएगा? जल जो इसमें है वो निकल जाएगा। सिंपल सा है। आगे ये कह रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगर हम पीओपी की क्रिया जल से करा देते हैं, ऊष्मा उत्पन्न होगी और यह शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। पीओपी क्या होगा? यदि हम इसकी को जल से क्रिया कराएं तो उसमें से ऊष्मा निकलती है और क्या हो जाता है?
वो जम जाता है। आप इसी अभिक्रिया को उलट कर लिख सकते हैं। सेम ही अभिक्रिया है, क्या है, पीओपी। पीओपी मतलब CaSO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O। फिर से समझना, अगर H2O नहीं लिखना तो हाफ H2O लिखो और होल ट्वाइस को हटा दो ना। इसकी क्रिया 3H2O से कराते हैं। क्यों करा रहे हैं, समझ गए, जल से क्रिया करेंगे। ये पीओपी में बदल, किसमें, ये बदल जाएगा जिप्सम में। क्या हो जाएगा, CaSO4, क्या हो जाएगा, CaSO4 डॉट 2H2O। अब चेक कर लो, इसके 2 हैं, इसके 4 हैं, तो कितने से गुणा हो जाएगा, 2 से ना। ठीक है, क्या है ये, पीओपी, इस बात को भी समझ लेना। क्या है ये, पीओपी, पीओपी, और ये क्या है, जिप्सम, जिप्सम। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ आ रही हैं। आगे चलें, आगे चलें थोड़ा सा। आगे है पीओपी के उपयोग। तो उपयोग जो है प्लास्टर करने में, देखा है हम यही बात तो कर रहे थे, हाथ पैर टूट जाता है लोगों का तो उस पर जो प्लास्टर चढ़ा होता है वो पीओपी ही होती है। ठीक है, दूसरा सांचे और मॉडल बनाने में, जैसे मूर्तियां हैं, ये भी कह रहे हैं मूर्तियां, खिलौने आदि बनाने में, मूर्तियों को ढलने वाला सांचा बनाते हैं, या घर में कोई फ्रेम बनाना है उसका सांचा जो हम बनाते हैं वो पीओपी का ही बना होता है। ठीक है, कुछ मूर्तियां भी होती हैं, बड़ी बड़ी जो मूर्तियां बनाते हैं वो पीओपी की ही हम बनाते हैं। आगे बात आती है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा, आप सबने खाया है ना, जब भी हम उसको किसी पदार्थ को क्या करते हैं, तो गलाने के लिए यूज करते हैं। बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक नाम तो है सोडियम कार्बोनेट। अणु सूत्र की बात कर रहे हैं तो अणु सूत्र है NaHCO3, कैल्शियम कार्बन, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बनाने की विधि, 2 भौतिक गुण और रासायनिक गुण देते हुए समीकरण लिखे। देखो भाई, हर साल आया है, कोई सी साल नहीं बाकी जब ये आया ना हो आपके एग्जाम में, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से जानेंगे ना। अब बात आती है कि हम इसे बनाते कैसे हैं, बनाने की विधि जान लो। ये कह रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या है, यदि हम किसकी क्रिया, NaOH पर हम पहले प्रवाहित करते हैं CO2। ठीक, इसके 2 अणु ले लेंगे, बनता क्या है, ध्यान से समझना, Na के 2 और CO3, Na2CO3 प्लस H2O, क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्रिया अभी थोड़ी सी और आगे चलती है। क्या चलती है, Na2CO3 जो है इस H2O के साथ कार्बोनेट की अधिक, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा होती है तो इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, ये आपस में जुड़ते हैं और बनता है NaHCO3 के 2 अणु। क्या हो गया ये, बेकिंग पाउडर। क्या है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बन गया। ये क्रिया लगातार चलती रहती है। NaOH पर CO2 प्रवाहित करेंगे, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, जल बनेगा। ये क्रिया अभी और आगे चलेगी क्योंकि इसमें CO2 हम प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें CO2 और प्रवाहित होगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। आगे है गुण, तो भौतिक गुण या रासायनिक गुण थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, दोनों मिक्स ही कर लेते हैं। यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। कैसा है, सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। बेकिंग सोडा जल में अल्प विलय, पूरी तरह से नहीं घुलता है। दूसरा, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। अम्लीय क्यों होता है तो पता नहीं चल रहा हमें, इसमें H आ रहा है, NaHCO3, जब H आ रहा है तो विलयन कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। दूसरा, इसको गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। सेम ही तो क्रिया हो जाएगी, यही क्रिया हो जाएगी। जब हम इसे गर्म करेंगे तो Na2CO3 और क्या दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O ना, तो सेम ही है। क्या है, Na2CO3 को जब, सॉरी, NaHCO3 के 2 अणुओं को जब हम गर्म करेंगे तो क्या देगा, जिससे बना है वही तो बनाएगा, Na2CO3, CO2 और H2। हमने इस C से तो बनाया था, तो सेम ही क्रिया हो जाएगी, इसमें कुछ सोचना नहीं है, यही क्रिया दे रखी है। हमने पहले ये क्रिया आगे को की है, गर्म करेंगे तो ये क्रिया बैक में आ जाएगी। ठीक है, आगे ये कह रहा है तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। यदि हम इसकी क्रिया HCl से करा दें,
अच्छा, पूछी हुई अभी क्रियाएं हैं, कई बार पेपर में पूछी हैं कि HCl से क्रिया या किससे क्रिया, H2SO4 से क्रिया। समझो NaHSO3 NaHCO3 की क्रिया, NaHCO3, इसको पूरा ही रफ करते हैं ना, NaHCO3 की क्रिया अगर हम HCl से करा देंगे, क्या क्या दिख रहा है, NaCl, देखो भाई ये दिखना चाहिए अब तो NaCl, एक H दूसरा H और O, H2O, और क्या बचा रह गया, CO2। ठीक है, NaCl H2O और CO2 बनता है। ठीक है, अगर हम यही क्रिया NaHCO3 की क्रिया H2SO4 से करा देते तो क्या बनेगा, इसके दो ले लो, क्या बन जाएगा, इसके अगर हम दो ले लेंगे तो Na2SO4 प्लस H2O 2H2O ना, और क्या बन जाएगा 2CO2। सेम ही क्रियाएं हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं होने का। सारी बातें समझ आ रही हैं, क्लियर है। क्या है, यह तनु अम्लों से क्रिया करेगा, लवण बनाएगा, जल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। सारी बातें क्लियर। आगे चलें, नेक्स्ट की तरफ चलें। अच्छा, उपयोग की बात करें तो उपयोग जो है बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने में तो हम इसका करते ही हैं, साथ के साथ अग्निशामक यंत्रों में भी करते हैं, आग बुझाने वाले यंत्रों में, और एंटीसेप्टिक के रूप में हमने बताया था, कहीं अगर कट लग जाए वहां भी लगा सकते हैं, और प्रयोगशाला में इसका यूज अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे चलें। आगे कह रहे हैं धावन सोडा। धावन सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट, वैसे हम बना चुके हैं, मालूम होना चाहिए धावन सोडा बनाने की विधि। तो धावन सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट, अच्छा ये भी याद रखना इसमें 10 H2 होते ठीक है, और ये कह रहे हैं इनकी BaCl2 और SO2 से क्रिया बताओ, ये सब हम चर्चा कर लेंगे। बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण और इसका उपयोग तो ध्यान से समझो क्या है। सबसे पहले कह रहे हैं कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसका वाष्पन करने पर सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। फिर से समझेंगे, क्रिया हम करा चुके हैं अभी जस्ट पहले, हमने बताया था NaOH की क्रिया अगर हम CO2 से कराते हैं क्या बनता है, Na2CO3, क्या बनता है, दो अणु ले लो और एक जल निकल जाता है, याद है क्या प्राप्त हो गया, Na2CO3 और जल। और ये Na2CO3 जो है, ठीक, क्या करता है, जल से क्रिया कर लेता है, वाष्पन कराते हैं इसका, जल के अणुओं से क्या बना देता है, Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है, क्या बन गया, धावन सोडा। क्या बन गया, धावन सोडा। बात क्लियर हो गई यहां तक। अब बात आती है कि सोडियम कार्बोनेट को कपड़े धोने का सोडा, कपड़े धोने तथा सोडा ऐश के नाम से भी जाना जाता है। जो हम कपड़ा धोते हैं तो वो यही होता है, धावन सोडा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अब भौतिक गुण क्या है, तो धावन सोडा सबने देखा है, सफेद रंग का, रंगहीन या गंधहीन, क्रिस्टलीय ठोस है। कैसा होता है, ठोस होता है, जिसके एक अणु में 10 अणु क्रिस्टलन जल होता है। एक अणु में 10 अणु होते हैं जल के, ये दिखाई दे रहे हैं, 10 अणु किसके होते हैं, जल के। आगे क्या कह रहा है, शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर विलय पर यह क्रिस्टलन जल के 9 अणु को त्याग देता है। अगर हम इसको खुला छोड़ देंगे, Na2CO3 डॉट 10H2 को अगर हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो ये Na2CO3 डॉट H2O बचता है, 9 अणु इसमें से निकल जाते हैं जल के, ठीक है, जो क्रिस्टल के रूप में थे। अच्छा, इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। क्या होती है इसकी प्रकृति, क्षारीय होती है। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही है। अब रासायनिक गुण की बात कर रहे हैं, ऊष्मा का प्रभाव। यदि हम इसे गर्म करते हैं, क्या है, गर्म करने पर निर्जल श्वेत चूर्ण या सोडा ऐश में परिवर्तित हो जाता है। हमने बताया नॉर्मल कंडीशन में इसमें से जल निकल जाता है, यदि हम इसको गर्म कर देंगे, क्या कर देंगे पहले समझना, Na2CO3 को डॉट 10H2O, जब इसे हल्का सा गर्म करते हैं तो यही क्रिया होती है,
Na2CO3 डॉट H2O बनता है और 9 जल के अणु निकल जाते हैं। जब हम इसे तेज गर्म करते हैं, किसको, खाने के सोडा को ना, धावन सोडा को थोड़ा सा तेज गर्म करते हैं। कैसे गर्म कर रहे हैं, तेज गर्म, तो होता क्या है, ये जल का अणु भी निकल जाता है, जल का अणु भी निकल जाता है। बनता क्या है, Na2CO3 प्लस H2O ना, क्या बनता है, Na2CO3 प्लस H2O। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं, समझ आ रही हैं। आगे चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। अगर हम इसकी क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं, याद है जस्ट थोड़ी ही देर पहले हमने कराई भी थी, याद है कुछ, नहीं याद, याद करो, Na2CO3 और जल और CO2, याद आया, जस्ट थोड़ी देर पहले ही तो कराई है। कहाँ कराई थी, ये रही कहाँ है, ये रहा, Na2CO3 H2O CO2, यही क्रिया है। ठीक है, क्या बन जाता है, NaHCO3 ठीक है, कौन सा सोडा है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, और ये कौन सा है, धावन ना। चलो आगे ये कह रहे हैं जल से क्रिया। यदि हम इसकी क्रिया जल से करा दें, भाई जल से करा देंगे तो पुराने वाली कंडीशन में आ जाएगा, क्या बना लेगा, करा दो जल से क्रिया। Na2CO3 की क्रिया अगर हम H2O से करा दें, आप में से कोई कमेंट करना चाहेगा, कमेंट करके बताओ भाई। हाँ, आप सभी कमेंट करते रहें। क्लास आपको कैसी लग रही है बताना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ध्यान से समझो। एक तो निकल जाएगा Na2, ठीक है, क्या किससे क्रिया है, अगर हम जल से क्रिया करा देंगे तो एक तो NaOH बन जाएगा ना, NaOH प्लस H2CO3, क्या निकल जाएगा, H2CO3, ठीक है। बैलेंस करना चाहो तो बराबर इसको कर सकते हैं, कैसे करेंगे, H के तो संतुलित नहीं है ना, 2 ले लो, तो 2 ले लेंगे, हाँ यही बन जाएगा ना NaOH और H2CO3 हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। आगे आगे ये कह रहे हैं यदि हम इसकी क्रिया अम्ल से करा दें, करा दो Na2CO3। अच्छा, Na2CO3 की ही कराएंगे, जल के अणुओं को लेने की आवश्यकता है नहीं, किससे, अम्ल से H2SO4 से करा देंगे तो सिंपल सी क्रिया है, Na2SO4 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, Na2, इस तरह की क्रिया हम पढ़ चुके हैं ना, Na2SO4 प्लस H2O प्लस H2O और क्या बच गया, CO2 ना। क्रियाओं को थोड़ा सा फास्ट हम लेके चल रहे हैं, बहुत अधिक लंबी वीडियो नहीं खींचना चाह रहे हैं। वीडियो को फास्ट तरीके से मत देखना, स्लो मोशन में ही देखना ना। आगे ये क्रिया है बुझे चूने से क्रिया। किससे क्रिया, बुझे हुए चूने से क्रिया। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा देंगे क्या होगा, Na2CO3 की क्रिया CaOH का होल ट्वाइस से करा दो भाई। देखो क्या क्या प्राप्त करना चाहोगे बताओगे, एक तो NaOH मिल जाएगा, एक CaCO3 मिल जाएगा भाई, यही निकाल दो। देखो Na के 2, OH के 2, तो क्या बन गया, 2 बन जाएंगे NaOH के। देखो CaCO3 बन जाएगा और कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होने का। ठीक है, बातें समझ आ रही हैं सारी रिएक्शन समझ आ रही हैं। आगे क्रिया को पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। आगे ये कह रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया कराओ। सारी क्रियाएं मोस्ट हैं। Na2CO3 की क्रिया H2S से कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, Na2SO3 बन सकता है ना, क्या बन सकता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड से है, थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, सल्फर डाइऑक्साइड ना, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 से है देखो Na2, एक वो यहां से ले लो, ये तो सिंपल सी हो जाएगी फिर तो, Na2SO3 प्लस CO2। भाई समझो कैसे, एक वो इसमें चला जाएगा तो SO3, Na2SO3 और CO2, यहाँ क्या रह जाएगा, CO2 आगे क्या कह रहा है, विलेय धातु लवणों से क्रिया। अब याद रखनी है, ये रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो रिएक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आगे ये जो हमसे कह रहे थे ना, किससे क्रिया, BaCl2 और SO2 से, तो SO2 से हम पढ़ चुके हैं, BaCl2 से अब पढ़ लेते हैं ना, किससे क्रिया करा लें। अगर हम BaCl2 से क्रिया करा दें,
किसकी? CaCO3 सॉरी किसकी? Na2CO3 की क्रिया विलेय धातु लवण मतलब BaCl2 से करा दें तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है? बताओ। NaCl और क्या निकल जाएगा? BaCl BaCO3 और क्या निकल जाएगा? 2NaCl। ठीक है, एक क्रिया और हम कराने की सोच रहे हैं, इसमें महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। किससे क्रिया? किससे क्रिया? जिंक सल्फेट से। यदि हम Na2CO3 की क्रिया ZnSO4 से करा दें तो बताओ क्या निकालना चाहोगे? एक तो Na2SO4 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? Na2SO4 सेम हो जाएगी ZnCO3 जिंक कार्बोनेट प्लस Na2SO4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सारी बातें क्लियर हैं? आगे चलें। आगे उपयोग क्या है? ठीक, रिएक्शंस को हमने थोड़ा सा फास्ट कराया है क्योंकि आप सभी आराम से घर पे बैठ के इस वीडियो को दोबारा से पीछे जाके या वीडियो की स्पीड थोड़ी कम करके देख लेना ना। आगे है उपयोग। उपयोग यह है कि यह कपड़ा धोने, अन्य वस्तुओं को साफ करने में काम आता है। कपड़ा धोने में तो काम आता है, ये धावन सोडा है। साबुन, कपड़ा, पेपर आदि बनाने में यूज होता है। जल की कठोरता दूर करने में, कभी कभार देखा होगा साबुन काम नहीं करता तो वहां क्या यूज कर सकते हैं? झाग, ये वाला सर्फ जो होता है हम लोगों का धावन सोडा, तो वो जल की कठोरता दूर कर देता है। कास्टिक सोडा बनाया, NaOH हमने बनाया और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बनाया। इन दोनों को बनाने में काम आता है, आग बुझाने में काम आता है और प्रयोगशाला में भी इसका हम आयतनात्मक विश्लेषण में भी इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ये कह रहे हैं, अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत प्रवाहित करने पर वैद्युत अपघटनी विधि का वर्णन कीजिए। इस प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद लिखिए, रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए, उपयोग में लाए गए उपकरण का नामांकित चित्र बनाइए। देखो, हम वैद्युत अपघटनी क्रिया द्वारा हम जो प्राप्त करते हैं वो NaOH होता है, NaOH होता है, NaCl होता है। ठीक है, तो इस क्रिया को हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि क्या कहना चाह रहे हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या कर रहे हैं? वैद्युत अपघटन। तो ध्यान से समझेंगे क्या बनेगा। ये कह रहे हैं जब सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन कहलाता है ब्राइन, मतलब नमक के पानी का, NaCl का जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह अपघटित होकर क्या बना लेता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। याद रखना, क्या बनाने की विधि है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि है। कैसे बनाते हैं? नमक के पानी में, मतलब ब्राइन में। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? ब्राइन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें NaOH प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। यह प्रक्रिया जो है क्लोर एल्कली इसलिए कहलाती है। इस प्रक्रिया को हम क्लोर एल्कली क्रिया भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रक्रम में बनने वाले उत्पाद में क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्लोरीन मतलब क्लोर प्राप्त होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब एल्कली प्राप्त होती है। इसलिए इस क्रिया को हम क्लोर एल्कली क्रिया भी कह देते हैं। कैसे होती है तो ये अब आपको एकदम समझ में आ जाएगा। क्या है? जब हम नमक के पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड, एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन प्राप्त होती है और हमें बनता है NaOH। क्या बनता है? क्षार बनता है। ठीक है, सारी बातें समझ में आ रही हैं। अब बात हमको समझनी है थोड़ी सी और। क्या समझनी है? क्लोर एल्कली प्रक्रम में उत्पादों का बनना उपयुक्त चित्र द्वारा दर्शा गया है। ये कहते हैं एनोड पर, कहाँ है? एनोड पर क्लोरीन, ठीक। कैथोड पर, यहीं से समझ लो, कैथोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होती है तथा NaOH विलयन भी प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? कैथोड पर ही। किस पर? कैथोड पर जो है क्या बनता है? NaOH प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ रही है? अच्छा, कास्टिक सोडा के उपयोग की बात करें तो NaOH का जो उपयोग है वो साबुन बनाने में होता है, साबुन बनाने अपवार्जकों में होता है और कृत्रिम वस्त्रों में, रेशे में, कागज निर्माण, बॉक्साइट ऐश के शुद्धिकरण, तेल शोधन, रंजकों और व्यंजकों के निर्माण में होता है। ठीक है, सारी बातें यहाँ तक समझ आ गई हैं। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा सा हमने इसको वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कराया है क्योंकि हम नहीं चाहते अब आपका बहुत अधिक टाइम लिया जाए। इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देख लेना,
तब ये आपकी समझ में एकदम अच्छे से आ जाएगा। लिख लिख कर देखना है, हर एक रिएक्शन को लिख कर देखना है। वीडियो को पुश करो, लिख लो, फिर पुश करो, फिर लिख लो, इस तरह से इसको पढ़ना है ना। साथ के साथ इस वीडियो को आप सभी शेयर करेंगे और क्लास पूरी होने के बाद आप सभी हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और आप सभी कमेंट करके बताएं अगला टॉपिक किस वीडियो पर लेकर आएं, किस चैप्टर की वीडियो हम आपके लिए पहले लेकर आएं। आप सभी कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए तुरंत ही वो वीडियो लेकर आ जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।